हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लास्ट लेक्चर है यूनिवर्सल बोर्ड सीरीज का। आज हम ईएमआई एंड एसी चैप्टर को डील करेंगे और बेटा उसी के साथ हमारा ये सीरीज जो है वो खत्म होगा। ठीक है, तो देखिए ईएमआई एसी में से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एक बार समझ लेते हैं। बेटा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो ईएमआई एसी में आता है वो है फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स एंड फैराडेज लॉज। सबसे पहला है फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स एंड फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स और बेटा दूसरा है हमारे पास फैराडेज लॉज। ठीक, तो ये हमारे पास बेटा पहला क्वेश्चन है कि आप फैराडे के एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट्स को डिफाइन कीजिए और फैराडे के जो लॉज है इसी के बेसिस पे जो लॉ बने उनको हम डिफाइन करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए अगर बोर्ड में आपसे फैराडे एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट क्या होगा। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट क्या होगा बेटा, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट होगा कि फैराडे ने क्या किया बेटा, फैराडे ने यहाँ पे एक कॉइल रखी। ठीक है बेटा, ये फैराडे ने यहाँ पे एक कॉइल रखी और यहाँ पे बेटा एक गैल्वानोमीटर रखा फैराडे ने। ठीक है, यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर रखा। गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सेंसिटिव करंट को मेजर करता है। और बेटा यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट रखा। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है बेटा, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक, ये रखा किसने, फैराडे ने। तो फैराडे ने क्या देखा बेटा, फैराडे ने देखा कि जब मैग्नेट कॉइल के रिलेटिव में रेस्ट पे था, व्हेन मैग्नेट वाज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, गैल्वानोमीटर ने बेटा कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। उसके बाद क्या किया गया बेटा, नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल को टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लाया गया, यानी नॉर्थ पोल को यहां की तरफ लाया। और क्या देखा गया बेटा, गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, ये कॉइल है, सिर्फ मैग्नेट को इसके पास लाने से यहां पे गैल्वानोमीटर ने बेटा डिफ्लेक्शन दिखा दी। और गैल्वानोमीटर ने बेटा डिफ्लेक्शन दिखा दी कहां की तरफ, सपोज करके हम यहां लेंगे गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दी टुवर्ड्स राइट। ठीक, अच्छा पहले जब मैग्नेट रेस्ट पे था तब गैल्वानोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। जब मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लाया गया, गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दी टुवर्ड्स राइट। उसके बाद नॉर्थ पोल को जब हटा दिया गया, यानी जब मैग्नेट को लाया गया तब इसने राइट दिखाई, फिर नॉर्थ पोल को यहां से दूर लिया गया। बेटा जब नॉर्थ पोल को दूर लिया गया मैग्नेट से तो गैल्वानोमीटर ने फिर डिफ्लेक्शन दिखाई। बेटा इस टाइम पे गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दी लेफ्ट की तरफ। तो पहले जब मैग्नेट को लाया गया गैल्वानोमीटर ने एक साइड डिफ्लेक्शन दिखा दी, जब मैग्नेट को वापस लिया गया तो गैल्वानोमीटर ने दूसरी साइड डिफ्लेक्शन दिखा दी। सो यहां से क्या बना बेटा, यहीं से लॉ फर्स्ट, दिस इज पहला एक्सपेरिमेंट और इसी के बेसिस पे पहला लॉ बना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या बना, whenever there is a relative motion between coil and magnet, current is induced, EMF is induced। जब जब क्या होगा, whenever there is a relative motion, तो बेटा पहला लॉ बना, वो क्या बना कि जब जब क्या होगा, whenever there is a relative motion between coil and magnet, whenever there is a relative motion between coil and magnet, बेटा जब जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो बेटा ईएमएफ बनेगा। तो यहां पे बेटा क्या बना, बेटा यहां पे ईएमएफ बना, तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। सो पहला एक्सपेरिमेंट ये है और पहला एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे लॉ ये है कि जब जब कभी भी रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में बेटा ईएमएफ बनेगा। और पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, व्हेन नॉर्थ पोल वाज ब्रॉट टुवर्ड्स द कॉइल, गैल्वानोमीटर शो डिफ्लेक्शन। जब इसको ऊपर लिया गया गैल्वानोमीटर शो डिफ्लेक्शन। इसको रीजन बोला गया है क्या है, बेसिकली ऐसा है कि whenever there is a changing magnetic field associated with a coil, बेटा जब भी कॉइल पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा, आप ये बात को समझ लीजिएगा। तो फैराडे ने इसका रीजन क्या कहा, इसने कहा कि जब जब कभी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, देखो जब आप मैग्नेट को यहां से यहां ला रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, whenever कॉइल कट्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर बेटा ईएमएफ बनता है, उसके अंदर क्या बनता है, ईएमएफ। दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इसके डायग्राम के मार्क्स आएंगे और ये जो मैंने बोला इसके मार्क्स आएंगे। तो बेटा देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है। बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो फैराडे ने किया वो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट था। बेटा देखिए क्या किया गया, यहां पे मैग्नेट, बेटा ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, सॉरी या ये कॉइल, इसको कहेंगे हम प्राइमरी कॉइल। बेटा यहां पे हमारे पास एक दूसरा सेकेंडरी कॉइल रखा गया और इस सेकेंडरी कॉइल को क्या किया गया बेटा, इस सेकेंडरी कॉइल को कनेक्ट कर दिया गैल्वानोमीटर के साथ। किसके साथ बेटा, गैल्वानोमीटर के साथ। और प्राइमरी कॉइल वाले साइड में यहां पे एसी सप्लाई कनेक्ट कर दी। प्राइमरी साइड में बैटरी को कनेक्ट किया
और सेकेंडरी साइड में गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट इन्होंने कुछ ऐसा किया कि जब सबसे पहले हमारे पास, देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा, एक्सपेरिमेंट ना कुछ ऐसा था, ये की है यहां पे की के, जब की को क्लोज किया गया तो बेटा जब हमने की को क्लोज किया बेटा, की को क्लोज करने से क्या हुआ, यहां पे करंट बनी और गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दिया। अब देखो इनके बीच में कोई कनेक्शन ऐसा है नहीं, लेकिन जब हमने की को क्लोज किया गैल्वानोमीटर ने टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्शन दिखाया, और उसके बाद जब हमने की को ऑफ कर दिया बेटा, हमने जब की को हटाया बेटा, जो ही हमने की को हटा दिया तो क्या हुआ, यहां पे देखिए ये यहां पे हमारे पास सप्लाई है, तो जब हमने बेटा की को हटा दिया, देखिए जब हमने ये गैल्वानोमीटर है फिर से, ठीक है, तो जब हमने की को बेटा हटा दिया गैल्वानोमीटर ने फिर डिफ्लेक्शन दिखाया, लेकिन अब डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन दूसरा था। हमने दोनों कॉइल्स के बीच में बेटा कोई कनेक्शन था नहीं, एक कॉइल ये थी दूसरी कॉइल ये थी, तो हमने एक कॉइल को हटा दिया तो दूसरी कॉइल में हमने डिफ्लेक्शन देखा आया, हमने जब कनेक्शन को हटा दिया फिर देखा गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया लेकिन दूसरी डायरेक्शन में, तो बेटा यहां से हमने बोला, तो यहीं से हमारे पास क्या आया, यहीं से पहले इस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं कि कैसे फैराडे ने इसको डिफाइन किया। फैराडे कहता है कि जब इसमें करंट चलती है तो बेटा इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, इंडक्टर करंट डायरेक्टली अपने आप में से, सपोज अगर इस वायर में से 10 एम्पियर की करंट जानी है, इस वायर में से 10 एम्पियर का करंट जो है ना वो अब्रप्टली 10 एम्पियर बनेगा, लेकिन इंडक्टर में ऐसा नहीं होता है बेटा, इंडक्टर में 10 एम्पियर का जो करंट है उसमें टाइम लगता है पीक तक पहुंचने के लिए, यानी पहले 1 एम्पियर फिर 2 एम्पियर, यानी करंट को मेक होने में अप टू इट्स हाईएस्ट वैल्यू, तब तक इंडक्टर ना इसको लैग करता है, इंडक्टर इसको डायरेक्टली राइज नहीं होने देता है। सो होता क्या है बेसिकली, यहां पे ना वेरिएबल करंट चलती है इसमें बेटा, जब यहां वेरिएबल करंट चलेगी तो यहां पे वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वैरिंग फ्लक्स होगा, व्हेनेवर कंडक्टर कट्स अ वैरिंग फ्लक्स, जब जब कंडक्टर एक वैरिंग फ्लक्स को कट करेगा ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। रीजन फिर वही सेम है कि जब जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वैरी करेगा, varying magnetic field is going to create a varying magnetic flux whenever current carrying conductor cuts a flux, EMF is induced। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन वाला एक्सपेरिमेंट, और बेटा इट इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इट इज ऑल्सो द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बेटा ये जो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है, इट इज ऑल्सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब इसके बेसिस पे दूसरा लॉ क्या बना, तो देखिए अगर लॉज की बात करें तो पहला वाला लॉ क्या है बेटा, लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 1 जो है फैराडे का वो यही है कि वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, जब जब क्या होगा, जब जब बेटा क्या होगा, वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, बेटा जब जब रिलेटिव मोशन होगा कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में, वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, बेटा जब कभी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा ईएमएफ बनेगा, तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तो बेटा ईएमएफ बनेगा, ये आप पहली बात समझ लीजिए। इसी के बाद दूसरा लॉ कहता है कि कितना ईएमएफ बनता है, तो सेकंड लॉ स्टेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो ईएमएफ बनता है बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, यानी ये जो ईएमएफ यहां बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux with respect to time, यानी E is directly proportional to d phi by dt, और E is equivalent to, अगर फॉर्म में लिखें, माइनस k टाइम्स d phi by dt, बेटा k का वैल्यू 1 होता है तो EMF बनता है इक्वलेंट टू माइनस टाइम्स d phi अपॉन dt, बेटा दिस इज आवर EMF E which is equal to minus d phi by dt। यानी लॉ ये है कि whenever there is a rate of change of flux, बेटा जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ बनेगा, अदरवाइज ईएमएफ नहीं बनेगा। एंड व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन शो, नेगेटिव साइन शोज it opposes the change that produces, negative sign shows it opposes the change that produces it, it opposes the change that produces it, बेटा ये जो है that produces it, बेटा ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन बेटा हमें ये दिखाता है कि जब जब हमारे पास जो चीज ईएमएफ को बनाता है ये उसी को अपोज करता है, ईएमएफ को बनाया चेंज इन द फ्लक्स ने, ये उसी को अपोज करेगा ना। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव साइन शोज इट अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट, बेटा जिसने इसको बनाया ये उसको क्या करेगा, अपोज करेगा।
So this is your question number 1. These are Faraday's experiments and Faraday's law. बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारे पास, which is again very important. That is working principle of transformer. That is working of transformer. चलिए बेटा समझते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या है. 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये ट्रांसफॉर्मर इसके बेसिस पे. तो इसमें तो बहुत कम ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस 2 4 5 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में जो आ सकते हैं, ठीक है. इसमें मोस्टली 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है. तो देखिए वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर में क्या है. सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर है क्या. इंट्रोडक्शन क्या है ट्रांसफॉर्मर का. बेटा 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा. तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या है. बेटा ट्रांसफॉर्मर हमारे पास एक एसी डिवाइस है जो वोल्टेज को अल्टरनेट करता है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है या कम करता है, यानी जिसकी मदद से हम वोल्टेज को या तो बढ़ा सकते हैं या तो वोल्टेज को हम कम कर सकते हैं. तो ट्रांसफॉर्मर है क्या बेसिकली हमारे पास. तो ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या है. ट्रांसफॉर्मर इज एन एसी डिवाइस. बेटा ये एक एसी डिवाइस है जिसकी वजह से क्या होता है. ट्रांसफॉर्मर इज एन एसी डिवाइस which increases voltage और डिक्रीजेस वोल्टेज, जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है या तो वोल्टेज को डिक्रीज करता है, एंड साइमल्टेनियसली क्या करता है बेटा. साइमल्टेनियसली डिक्रीजेस करंट एंड इंक्रीजेस करंट रेस्पेक्टिवली. डिक्रीजेस करंट एंड इंक्रीजेस करंट रेस्पेक्टिवली. डिक्रीजेस करंट एंड इंक्रीजेस करंट रेस्पेक्टिवली. करंट को या तो डिक्रीज करता है या तो करंट को इंक्रीज करता है रेस्पेक्टिवली. ये क्या करता है. ये वोल्टेज को अल्टरनेट करता है. वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को कम कर देता है. वोल्टेज को कम कर देता है, करंट को बढ़ा देता है. तो ये हमारे पास एक ऐसा एसी डिवाइस है. ये दिमाग में रखिएगा, हम एसी ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं. तो ये हमारे पास एसी डिवाइस है, ठीक है. दूसरी बात बेटा इसका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है तो एक बार समझ लेते हैं. देखिए बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या आता है. सबसे पहले तो इसका एक आयरन कोर आता है. बेटा यहाँ पे ये आयरन कोर आता है, ठीक है बेटा. ये यहाँ आयरन कोर है. इस आयरन कोर पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे कॉइल वाउंड होती है. ये तो दिखेगी नहीं, यहाँ पे कॉइल वाउंड होती है बेटा. ये कॉइल वाउंड है यहाँ, ठीक. और यहाँ पे भी कॉइल बेटा वाउंड है. बेटा ऐसे कॉइल वाउंड होती है, ठीक. तो ये यहाँ कॉइल वाउंड है. इस साइड ट्रांसफॉर्मर के इधर वाली साइड की कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इधर वाले को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल. बेटा इसको हम कहते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है. आयरन कोर होता है यहाँ पे. बेटा प्राइमरी साइड को हम कनेक्ट करते हैं सप्लाई के साथ, यानी जो सप्लाई बन रही है किसी जगह जो वोल्टेज बन रही है वो हम यहाँ दे रहे हैं. और बेटा यहाँ पे कनेक्टेड होता है लोड, यानी जो हमारे घर है वो इधर इसके साथ कनेक्टेड होते हैं. बेटा ये है इसका जी वर्किंग प्रिंसिपल. ये जो यहाँ पे पाथ है, दिस पाथ इज कॉल्ड लो रिलक्टेंस पाथ. बेटा ये जो पाथ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, बेटा दिस पाथ इज कॉल्ड व्हाट. बेटा जी दिस पाथ इज कॉल्ड व्हाट. बेटा दिस पाथ इज कॉल्ड, बेटा इस पाथ को हम कहते हैं लो रिलक्टेंस पाथ. बेटा इस पाथ को हम कहते हैं लो रिलक्टेंस पाथ. बेटा दिस पाथ इज कॉल्ड लो रिलक्टेंस पाथ, यानी इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए इस पाथ की, ठीक है. चलिए जी समझते हैं कैसे काम करता है ये. तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया. बेटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं क्या है. देखिए बेटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा है, बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्शन के बेस, इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. बेटा ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है, सो इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ एमआई. एमआई मींस म्यूचुअल इंडक्शन. इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ एमआई. बेटा एमआई मींस म्यूचुअल इंडक्शन. देखिए क्या होता है, हम यहां से एसी सप्लाई देते हैं. जब हम यहां से एसी सप्लाई देते हैं तो यहां से करंट चलनी चालू हो जाती है. बेटा मैंने आपको बोला कि इस कॉइल में जब करंट चलती है उसको पीक आने में टाइम लगता है. सो देयर इज अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच गेट्स प्रोड्यूस्ड. दिस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड in turn generates a varying flux, and that varying flux passes through this and it induces an EMF in the secondary side. तो secondary side में EMF induce होता है. बेटा जब secondary side में EMF induce होता है तो वही EMF हम आगे लोड के थ्रू अलग अलग घरों में भेज देते हैं. दिस इज द सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मर. तो यहां से हमने सप्लाई दे दी, यहाँ पे वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड आया, वैरिंग फ्लक्स कंडक्टर को कट करेगा, यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, वही EMF आगे चला जाएगा, ठीक. चलिए बेटा इसके मैथ्स की बात करते हैं. तो इसकी इक्वेशंस की बात करते हैं. देखिए होता क्या है बेसिकली, आप ये बात समझ लीजिए.
कि प्राइमरी साइड में जो ईएमएफ बनेगा, यानी ईएमएफ ऑन प्राइमरी साइड विल बी इक्वल टू, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड, इट विल बी इक्वल टू माइनस n टाइम्स डी फाई प्राइमरी अपॉन dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑन प्राइमरी साइड। इसी और यहां पे लिखेंगे हम बेटा n प्राइमरी। इसी तरह यहां पे लिखेंगे E सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स n सेकेंडरी इंटू डी फाई सेकेंडरी अपॉन dt। सी बेटा देखो क्या मसला है, बेटा ऐसा है कि आप ये बात को समझ लीजिए कि जब आपके पास एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, जब आपके पास एक अच्छा ट्रांसफॉर्मर कौन सा है बेटा, जिसमें जितना फ्लक्स यहां बनेगा उतने का उतना फ्लक्स यहां जाना चाहिए। देयर शुड बी नो फ्लक्स लीकेज विद इन अ ट्रांसफॉर्मर। बेटा ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं आना चाहिए, जितना फ्लक्स यहां बनेगा उतना ही फ्लक्स यहां बनना चाहिए। देयर शुड बी नो फ्लक्स लीकेज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो दैट मींस अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट बेटा, दिस इज इक्वेशन सेकंड। सो हम पहले इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट जो हमें मिलेगा ट्रांसफॉर्मर के केस में। तो देखिए आप यहां पे, तो क्या होगा अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। बेटा अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो यहां पे मैं लिखूंगा डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। तो क्या बनेगा ये बेटा, तो ये बन जाएगा E प्राइमरी डिवाइडेड बाय E सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स n प्राइमरी डी फाई प्राइमरी अपॉन dt डिवाइडेड बाय माइनस टाइम्स n सेकेंडरी डी फाई सेकेंडरी अपॉन, since there should be no flux leakage, this will get cancelled out, minus minus will get cancelled out, so it becomes E primary upon E secondary is equivalent to n primary divided by n secondary। ठीक है बेटा, और it can be written as E secondary upon E primary is equivalent to n secondary upon n primary। बेटा ये बनेगा जी हमारे पास इक्वेशन। और आप देखिए जितनी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा उतना ईएमएफ ज्यादा, यानी जिस साइड नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी उस साइड पे हमारे पास जो ईएमएफ बनेगा वो ज्यादा बनेगा। अगर प्राइमरी साइड टर्न ज्यादा होंगी तो प्राइमरी साइड ज्यादा बनेगा, अगर सेकेंडरी साइड टर्न ज्यादा होंगी तो सेकेंडरी साइड ईएमएफ ज्यादा बनेगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बेटा देयर इज सेकंड इक्वेशन इन ट्रांसफॉर्मर व्हिच गवर्न्स द ट्रांसफॉर्मर, दैट इज, देखिए अगर मैं प्राइमरी साइड पे पावर बताऊं, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो क्या मैं लिखूं द पावर डेवलप्ड ऑन प्राइमरी साइड इज इक्वल टू वोल्टेज ऑन ईएमएफ ऑन प्राइमरी साइड मल्टीप्लाइड बाय करंट ऑन प्राइमरी साइड। And similarly, power developed on secondary side is equal to EMF on secondary side multiplied by current on secondary side. So ES into IS, because power is voltage into current. What is an ideal transformer? एक ट्रांसफॉर्मर अच्छा तब है जितना पावर प्राइमरी साइड बनेगा उतने का उतना पावर रिफ्लेक्ट होगा सेकेंडरी साइड में, कोई लॉस नहीं आएगा बीच में। So एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर। So what does that mean? That means E primary into I primary is equivalent to E secondary into I secondary, which means E secondary upon E primary is equivalent to, आप देखिए ना, I primary upon I secondary। और यहां देखिए बेटा, from this equation you can clearly conclude that EMF and current are opposite, they are inversely proportional to each other. If you increase the EMF या voltage on one side, what will happen? It will drastically reduce the current on that particular side। वही तो हमने इसका डेफिनेशन लिखा था, that EMF and current are inversely proportional to each other। So एक इक्वेशन देखो ना, फाइनल सेट क्या बना इक्वेशन का, तो देखिए बेटा फाइनल सेट क्या बना, E secondary upon E primary is equivalent to N secondary upon N primary, which is equivalent to बेटा I primary upon I secondary। This becomes final, final ये बन जाता है E secondary upon E primary is equal to N secondary upon N primary, which is equal to I primary upon I secondary। जानिए EMF and number of turns are directly proportional, but EMF and current are inversely proportional to each other। Beta, please keep this thing in mind. This NS by NP term is equal to K. It is called transformer ratio। बेटा it is called transformer ratio, ठीक है ना बेटा, इसको transformer ratio कहते हैं। और आप समझ लीजिए जरा, देखिए यहाँ पे बेटा, if तो number one, if K is greater than 1, अगर K 1 से बड़ा होगा, that means number of turns on secondary divided by number of turns on primary is greater than 1। What does it imply? Number of secondary is greater than number of primary, which means EM on secondary is greater than EMF on primary। This is called step up। तो बेटा अगर आपको स्टेप अप करना है तो आपको सेकेंडरी साइड की टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो वोल्टेज अप हो जाएगा। बेटा अगर तो K लेस देन 1 है, व्हाट डज दैट मीन? बेटा K लेस देन 1 मींस नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी इज लेस देन 1, व्हिच इंप्लाइज number of turns on secondary is less than number on turns on primary, which implies EMF on secondary is less than EMF on primary। यानी प्राइमरी साइड EMF ज्यादा होगा, तो बेटा इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन, क्योंकि सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम है, प्राइमरी साइड में ज्यादा है, आउटपुट में कम है, तो उसको मतलब वोल्टेज आउटपुट में कम हुई तो उसको स्टेप डाउन कहते हैं। सो दिस इज स्टेप डाउन। अच्छा
बेटा अब इसमें एक फाइनल चीज है, दैट इज लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर। प्लीज इसको भी दिमाग में रखिएगा, जब ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आए बेटा ये तीनों चीजें लिखनी है। तो बेटा तीसरा है जिसको हम कहते हैं लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। अब ये क्या चीज है बेटा, देखिए ट्रांसफॉर्मर हमने जब अभी इक्वेशंस को डिराइव करना स्टार्ट किया, हमने कुछ चीजें एज्यूम की कि ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं है, जितना फ्लक्स प्राइमरी साइड में बनता है पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी साइड ट्रांसफर होता है। बेटा उसके बाद हमने ये कहा कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, जितना पावर प्राइमरी साइड बनेगा उतना पावर सेकेंडरी साइड बनेगा, बट रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर फ्यू लॉसेस। नंबर वन इज बेटा कॉपर लॉस, ठीक है। अब ये कॉपर लॉस क्या चीज है बेटा, कॉपर लॉस ये है कि अंदर ना कॉपर है, ठीक है, कॉपर हीट होता है, उसकी वजह से वहां पे हीट डेवलप होती है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो बेटा दिस जनरेट्स अ लॉस, दिस इज अ लॉस, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम गर्म होना नहीं है, ट्रांसफार्मर का काम है सप्लाई भेज देना। तो यहाँ पे तो ट्रांसफार्मर हीट अप हो रहा है ना, इसका मतलब एनर्जी ना कहीं से कंज्यूम हो रही है जो हीटिंग कर रही है ट्रांसफार्मर में, दैट इज फर्स्ट लॉस। सो इट इज कॉपर लॉस। बेटा हमारे पास जो दूसरा लॉस है दैट इज नॉइज। आपने देखा होगा अगर आप कभी मोहल्ले के ट्रांसफार्मर के पास गए होंगे, वहां पे नॉइज आती है। नॉइज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका मतलब अंदर से ही कोई एनर्जी यूटिलाइज, कुछ एनर्जी का कुछ पोर्शन यूटिलाइज हुआ है जिसकी वजह से नॉइज डेवलप हुआ है। तो सेकंड लॉस इज बेटा नॉइज। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा लॉस है दैट इज एडी करंट लॉस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉस। एडी करंट लॉस बहुत ही बड़ा लॉस है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इसमें ट्रांसफॉर्मर में। अब एडी करंट लॉस क्या होता है बेटा, एडी करंट हमारे पास क्या होता है, चलो मैं आपको ये पढ़ा ही देता हूं यहाँ पे, इसी के साथ ये समझ में भी आ जाएगा। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास एडी करंट। अब ये एडी करंट क्या होता है समझ लेते हैं इसको एक बार। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है बेटा एडी करंट्स, व्हाट आर एडी करंट्स। तो देखिए बेटा एडी करंट क्या है, एडी करंट क्या चीज है कि हमारे पास अगर एक फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पे ना एक मेटालिक प्लेट है, ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि ये मेरे पास बेटा एक मेटालिक प्लेट है, ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस इज अ मेटालिक प्लेट, ठीक। तो सपोज करके ये मेरे पास एक मेटालिक प्लेट है, ठीक है, ओके, ये बेटा मेटालिक प्लेट, इस मेटालिक प्लेट को क्या किया हमने बेटा, इस मेटालिक प्लेट को मैंने रखा एक वैरिइंग मैग्नेटिक फील्ड में। आप प्लीज समझ लीजिएगा बेटा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, बेटा यहाँ पे साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में इस मेटालिक प्लेट को मैं घुमा रहा हूं, यहाँ पे ऐसे ये घूम रहा है, इधर ये घूम रहा है, ये मेटालिक प्लेट यहाँ पे घूम रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा ना बेटा यहाँ पे, चलो एक और काम करते हैं, सपोज दिस मेटालिक प्लेट कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, यहाँ पे ये n नंबर ऑफ टर्न्स का कंसिस्ट करता है, दिस मेटालिक प्लेट कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। हमने इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल में रखा और इसको हमने ना घुमाना स्टार्ट कर दिया। अब जो घुमाना स्टार्ट किया तो होगा क्या बेटा, इस प्लेट के अंदर बिकॉज देयर इज अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अटैच टू दिस नाउ, क्योंकि जब ये घूम रहा है तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ अटैच होगा, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, यहाँ पे एक मेटालिक शीट जो है वो ऐसे घूम रहा है बेटा, इसके अंदर ना एक करंट डेवलप होती है इन द फॉर्म ऑफ एडीज। तो इसके अंदर ना इस फॉर्म की एक करंट डेवलप होती है इन द फॉर्म ऑफ एडीज या इन द फॉर्म ऑफ व्हर्लपूल। इसको एडीज कहते हैं बेटा, या तो हम इसको व्हर्लपूल्स कहते हैं, एंड दिस करंट इज व्हाट, इसी करंट को हम बेटा कहते हैं एडी करंट। सो एडी करंट इज ए अनवांटेड करंट बेटा, ये एक अनवांटेड करंट है, ये एक लॉस है, ये पैदा नहीं होना चाहिए इसके अंदर, बट ये हो जाता है पैदा। तो जब हमारे पास एक मेटालिक शीट है कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, व्हाट हैपेंस विद दैट इज कि हमारे पास वहां पे उस मेटालिक शीट के अंदर जो है एक एडी जैसी करंट बनती है, एक व्हर्लपूल के जैसी करंट बनती है, और उस करंट को हम नाम देते हैं बेटा एडी करंट। इस करंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, एडी करंट हम नाम देते हैं, दैट्स वेयर इट्स नेम कम्स फ्रॉम, एडीज। सो इट्स एन अनवांटेड करंट, ये हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा अनवांटेड है, हमने इसको फिर इसी करंट को हमने फिर जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बनाया बेटा, हमने एक इंडक्शन फर्नेस बनाया। इंडक्शन फर्नेस का वर्किंग प्रिंसिपल एडी करंट है। अब इंडक्शन फर्नेस क्या चीज है कि उसमें यही वहां पे क्या होता है, हीट डेवलप होती है अंदर, जब वहां पे बिकॉज ऑफ दीज करंट्स, व्हेन दीज करंट्स जब ये बहुत लार्ज अमाउंट में फ्लो होते हैं ना, तो उस फर्नेस में हम इन्हीं एडी करंट्स को लार्ज अमाउंट में फ्लो कराते हैं, जिसकी वजह से अंदर हीट पैदा होती है और वो वहां पे बन जाता है बेटा इंडक्शन फर्नेस। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास डैंपिंग ऑफ गैल्वानोमीटर बेटा, गैल्वानोमीटर जो है ना, गैल्वानोमीटर को डैंपिंग ऑफ गैल्वानोमीटर बेटा, गैल्वानोमीटर को अगर हमने जल्दी से रोकना होगा ना, अगर गैल्वानोमीटर को हमने क्या करना होगा, जल्दी से रोकना होगा, यानी गैल्वानोमीटर जो है वो ऑसिलेट करता रहता है, लेकिन अगर हमने उसको क्या करना होगा, अगर हमने उसकी जो है मोशन को, यानी जब वो घूम रहा है अगर हमने उसको सीज करना है उसकी मोशन को, तो हम क्या करते हैं, उसको हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एडी करंट प्रोड्यूस होती है, उसको अपोज करती है, वो जल्दी से अपनी जगह पे वापस आता है।
दीज आर फ्यू। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का, इसमें इतना ही लिखना है, इसमें कुछ ज्यादा और लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, दिस इज कॉल्ड एडी करंट। ओके, नाउ लेट अस मूव इनटू अनदर क्वेश्चन, दैट इज AC through RLC circuit, that is AC through RLC circuit। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, AC through RLC circuit। नाउ लेट अस डील विद AC through RLC circuit। ये क्या चीज है ये AC through RLC circuit? देखिए बेटा क्या मसला है इस AC through RLC circuit का। हम अल्टरनेटिंग सप्लाई जो है, देखिए बेटा ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सप्लाई है, ये यहाँ इंडक्टर है बेटा, ये यहाँ कैपेसिटर है बेटा, ये यहाँ रेजिस्टर। ये चलिए ऐसा करते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टर है, ये हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर है, ये हमारे पास यहाँ पे बेटा कैपेसिटर है। हम इसको कनेक्ट करते हैं बेटा एक अल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ, ठीक है, हम इसको कनेक्ट करते हैं अल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ। मतलब जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, दैट वोल्टेज इज V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। This is the voltage that we are providing. बेटा this is resistor R, this is inductor L, this is capacitor C। ठीक बेटा, इसमें करंट जा रही है I, तो यहाँ जब करंट जाएगी I, तो बेटा इसमें करंट जाएगी I। बेटा इसमें वोल्टेज डेवलप होगा VR। VR is the voltage across resistor। बेटा इसमें जो वोल्टेज डेवलप होगा दैट विल बी VL। VL will be the voltage across inductor। बेटा इसमें जो वोल्टेज डेवलप होगा दैट विल बी VC। VC will be the voltage across capacitor। सो RLC, VR इज द वोल्टेज। चलिए तीनों का वैल्यू लिख लेते हैं बेटा। VR इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, दैट इज इक्वल टू I टाइम्स R। बेटा VL इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विच इज इक्वल टू I टाइम्स XL। बेटा VC इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विच इज इक्वल टू I टाइम्स XC। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है, ये हमारे पास यहाँ पे 3 वोल्टेज हैं। एक हमारे पास है VR दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, एक हमारे पास है VL दैट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, एक हमारे पास है VC दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। लेट अस एज्यूम दैट दिस सर्किट जिसकी हम बात कर रहे हैं इट इज इंडक्टिव। तो देखिए क्या होता है, देखिए प्लीज समझ लीजिए बेटा। पहले तो इसके मार्क्स होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। देखिए बेटा यहाँ फेजर डायग्राम बनाते हैं बेटा। दिस इज करंट I बेटा, दिस इज करंट I, ये है बेटा जी करंट I। वोल्टेज लीड करती है इंडक्टर के केस में, तो बेटा दिस इज VL। आप समझ लीजिएगा बेटा, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बिकॉज इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स। बेटा दिस इज VC, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और अगर ये 50 है ये 20 है, तो इसका मतलब 50 माइनस 20 कितना हुआ 30। तो मतलब ये एक वैल्यू होगा विच विल बी इक्वल टू VL माइनस 20। ठीक, VL और VR मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है VR का डायरेक्शन वही होता है। कहने की बात यह है कि दिस इज आवर VR और इसी डायरेक्शन में बेटा करंट है, करंट I। ठीक, देखिए तीनों वोल्टेज आ गई बेटा, देखिए तीनों वोल्टेज आ गई। दिस इज VR, दिस इज VL माइनस VC, दिस इज करंट I। अगर मैं आपको बता दूं इन दोनों का नेट क्या होगा, तो आप समझ लीजिएगा दिस विल बी नेट वोल्टेज V नेट। तो सबसे पहले मुझे निकालना है V नेट का वैल्यू। तो अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 4 में V नेट का वैल्यू। तो स्टेप नंबर 4, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V नेट? तो V नेट विल बी इक्वल टू, देखिए अगर मैं आपको ये देखूं दिस इज VR, दिस इज VL माइनस VC। बेटा अगर मैं इसमें PGT लगाऊं तो V नेट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका मतलब V नेट का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। बोलो बेटा यही होगा। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो दिस विल बी V नेट विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको ऐसे लिखें बेटा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्या बन जाएगा? सो इट विल बी V नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो VR स्क्वायर के बदले क्या बनेगा, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इसके बदले क्या लिखेंगे, I टाइम्स XL माइनस I टाइम्स XC का होल स्क्वायर। बेटा इसमें से भी I स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पूरा I देखो ऐसे लिखें, अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इसमें से I स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बेटा I स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो I आएगा, तो ये बनेगा I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस
एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। बेटा दिस विल बी आवर वी नेट। तो ये बना जी पहला आरएलसी सर्किट में पहला एक्सप्रेशन, दैट इज नेट वोल्टेज। दिस इज नेट वोल्टेज। ठीक, चलिए नेट करंट देखते हैं क्या बनेगा। बेटा करंट सिंपली देखेंगे, आई विल बी इक्वल टू, ये वहां चला जाएगा, सो आई विल बी इक्वल टू वी नेट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा ये, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आई। बेटा सिक्स्थ देख लेते हैं, सिक्स्थ देखते हैं, देखिए क्या मैं इस फॉर्मेट को ऐसे लिखूं, वी नेट इज इक्वल टू आई टाइम्स आर नेट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ आरएलसी सर्किट, आर नेट यानी नेट रेजिस्टेंस ऑफ आरएलसी सर्किट इज कॉल्ड इंपेडेंस, जेड, जेड इज कॉल्ड इंपेडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट। बेटा व्हाट इज इंपेडेंस, impedance is what, it is the net resistance of RLC circuit, it is beta net resistance किसका बेटा, it is net resistance of RLC circuit। बेटा RLC circuit का जो net resistance है that is called impedance, so Z is impedance, it is the net resistance of RLC circuit, so it becomes, तो इसका मतलब Z किसके बराबर बनेगा, तो बेटा जो Z हमारे पास होता है that is equal to अंडर रूट ऑफ किसके बराबर, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। बेटा दिस इज कॉल्ड इंपेडेंस। बेटा एक इंपेडेंस ट्रायंगल भी हम बना सकते हैं इसी के साथ। देखिए अगर मैं यहां पे बना दूं आर और यहां पे मैं बना दूं इस डायरेक्शन में बना दूं एक्स एल माइनस एक्स सी, तो बेटा ये होगा हमारे पास जेड, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास एक्स एल माइनस एक्स सी। बेटा दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इंपेडेंस ट्रायंगल। और ये जो फाई है हमारे पास, इसको हम कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं फेज एंगल। सो सेवंथ फिफ्थ सिक्स सेवंथ पॉइंट जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे फेज एंगल फाई। बेटा फेज एंगल का वैल्यू कैसे आएगा, क्या मैं लिखूं फेज एंगल फाई कैसे डिनोट होगा, क्या मैं लिखूं tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। बेटा ये होता है हमारे पास फेज एंगल फाई। आपको ये सारी वैल्यूज पूछे जाएंगे, तो ये हमने सारे वैल्यूज निकाल दिए। ठीक है बेटा। बेटा इसके कुछ और एक क्वेश्चन है, एक आप देख लेना क्वेश्चन, एसी थ्रू एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, बस ये देख लेना आप, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। बेटा ये दो क्वेश्चंस है और इनको थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, तो इस चैप्टर में से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। आप पूरी तरह से इस पर रिलाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हमने पढ़े आपको समझ में आ गए हो। तो चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।